नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को समझने वाले हैं। परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम को एक सरसरी निगाह से देखना और उसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पिछली क्लास में हमने इस पाठ्यक्रम के यूनिट 5 तक, इकाई 5 तक की चर्चा इकाई 4 तक की चर्चा हमने कर ली थी, जिसमें हमने देखा हिंदी भाषा और हिंदी की जो उत्पत्ति है और हिंदी भाषा है, लिपि है, उसके संबंध में देख लिया इकाई 1 में। हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में इकाई 2 में हमने देखा, ठीक। और काव्यशास्त्र, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र इकाई 3 के अंतर्गत समझा। और इकाई 4 के अंतर्गत वैचारिक पृष्ठभूमि, विभिन्न प्रकार के जो वाद हैं, दर्शन हैं और उसका हिंदी साहित्य पे जो प्रभाव है, उसके संबंध में इकाई 4 है। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं इकाई 5 और इकाई 5 से लेकर के इकाई 10 तक। तो इकाई 5 से लेकर 10 तक में जो तथ्य हैं वो क्या है, इसमें जो है गद्य, जो हिंदी साहित्य है उसकी विभिन्न विधाओं से महत्वपूर्ण रचनाओं को इस सिलेबस में संग्रहित किया गया है। तो इकाई 5 हिंदी कविता को लेकर है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जितनी भी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं उसको इसमें संग्रहित किया गया है। इकाई 6 हिंदी उपन्यास से रिलेटेड है। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास से लेकर के आधुनिक काल तक के जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अब तक के, उनमें से महत्वपूर्ण उपन्यासों का संकलन है इकाई 6। इकाई 7 में हिंदी की प्रमुख कहानियां हैं। हिंदी की प्रारंभिक कहानी से लेकर के अब तक के महत्वपूर्ण कहानीकारों की चुनिंदा कहानियों को इकाई 7 में संग्रहित किया गया है। इकाई 8 हिंदी नाटक से संबंधित है। हिंदी के प्रारंभिक नाटकों भारतेंदु से लेकर के वर्तमान तक के सभी चुनिंदा नाटकों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। और इकाई 9 हिंदी निबंध से संबंधित है। हिंदी निबंध में भी हिंदी के प्रमुख निबंधकारों के निबंधों का संकलन किया गया है। और इकाई 10 है हिंदी साहित्य की अन्य, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, ठीक है, इस तरह के महत्वपूर्ण रचनाओं में से कुछ चुनिंदा रचनाओं को वहाँ पर संग्रहित किया गया है इकाई 10 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई 5। इकाई 5 में आदिकाल के अंतर्गत हमको पढ़ना है पृथ्वीराज रासो, जो कि छंदबरदाई की रचना है, अमीर खुसरो और विद्यापति की पदावली। पृथ्वीराज रासो जो है छंदबरदाई की रचना है, जिसमें रेवा तट आपके सिलेबस में लगा हुआ है। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का साहित्य 27वां सर्ग है। इसको सर्ग या समय के रूप में जानते हैं। पृथ्वीराज रासो का जो भाग है उसको समय के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में 69 समय अथवा सर्ग हैं और जो रेवा तट है वह उसका 27वां सर्ग है। इसके बाद अमीर खुसरो हमारे सिलेबस में है। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़नी है। तो अमीर खुसरो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले खड़ी बोली का इस्तेमाल करने वाले अमीर खुसरो ही हैं। इन्होंने आदिकाल में ही खड़ी बोली में काव्य रचनाएं करी थी। इनकी पहेलियाँ और मुकरियों की भाषा खड़ी बोली मिलती है। इसके बाद विद्यापति, जिनको कि मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति की पदावली जो कि श्रृंगारिक है और बहुत सारे विद्वानों ने इसमें रहस्यात्मकता या भक्ति भावना भी देखा है, लेकिन यह एक श्रृंगारी रचना है शुक्ल जी के अनुसार, विद्यापति की पदावली, और यह मैथिली भाषा में है। इसके बाद भक्ति काल से हम देखते हैं कि भक्ति काल में जो है निर्गुण भक्ति शाखा से यहाँ कबीरदास हैं। कबीरदास की रचनाओं का संकलन कबीर नाम से पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है और कबीर ग्रंथावली नाम से श्याम सुंदर दास ने भी इसका संकलन किया है, ठीक। कबीर की संपूर्ण रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। तो कबीरदास को आपको निर्गुण संत के रूप में पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली का संकलन रामचंद्र शुक्ल ने किया है और जायसी की महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1540 है। और पद्मावत से हमको नागमती वियोग खंड आपके सिलेबस में पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा से सूरदास का भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो संपादित पुस्तक है उसको आपको पढ़ना है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है और कृष्ण भक्ति शाखा के ये सर्वाधिक प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप के भी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास, ठीक है। इनका वात्सल्य वर्णन जो है हिंदी साहित्य में बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसमें उन्होंने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है, साथ ही
भ्रमर गीत सार में गोपियों का विरह वर्णन और गोपियों की वाग वैदिकता और निर्गुण पर सगुण की महत्ता स्थापित करना, इस तरह की चीज़ हमको भ्रमर गीत सार से निकल कर आते हैं। ठीक, इसके बाद राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। रामचरितमानस का उत्तरकांड और बालकांड आपको पढ़ना है। बालकांड इसका पहला कांड है और उत्तरकांड सबसे अंतिम कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, ठीक, उसके बाद अरण्य कांड है, फिर आपका किष्किंधा कांड, फिर लंका कांड है और उसके बाद से आपका उत्तरकांड है। 7 कांड इसमें है। और इसकी रचना, रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में और संवत 1574 ईस्वी में, सन 1631 ईस्वी की रचना है रामचरितमानस। ठीक है, इसमें जो है अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक, तो ये तुलसीदास की रामचरितमानस के अंतर्गत हमें बालकांड और उत्तरकांड का अध्ययन करना है। बिहारी सतसई, जो रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल, ये अपने हिंदी साहित्य में अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई के वजह से प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए। यह बिहारी सतसई उनकी एकमात्र अमर कृति है जिसमें 700 दोहे हैं। ठीक है, तो ये हैं, कहीं कहीं 713 दोहे इसमें उनके माने गए हैं बिहारी सतसई के अंतर्गत। और बिहारी सतसई का संकलन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। ठीक, इसके बाद रीतिकाल में रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत घनानंद को आपको पढ़ना है। घनानंद कवित्त का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। घनानंद जो हैं, इनको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है और घनानंद जो है सर्वाधिक, है ना, रीति मुक्त कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं घनानंद। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल में ही कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत, सकुट भक्ति शाखा के अंतर्गत मीराबाई, ठीक है, मीराबाई का पद पढ़ना है आपको, जिसका संपादन विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया है, मीराबाई के पदों का संकलन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में भारतेंदु युग विशेष तौर पर हम देखते हैं तो अपने नाटकों के लिए और निबंधों के लिए अत्यधिक फेमस है। काव्य के क्षेत्र में भारतेंदु युग की रचनाएं ब्रजभाषा में ही मिलती हैं। तो आधुनिक काल में जो प्रमुख काव्य के क्षेत्र में जो आ जाता है वो है द्विवेदी युग से, द्विवेदी युग, छायावाद युग। ठीक है, तो द्विवेदी युग से 2 प्रमुख कवि हैं यहाँ पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है और इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है, और इसमें भी कृष्ण और राधा का लोक कल्याणकारी रूप देखने को मिलता है। ठीक है, परंपरागत से जो चला आ रहा है कृष्ण राधा के प्रेम प्रसंगों मात्र का वर्णन, ऐसा नहीं है। प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा का लोक रंजक रूप ना होकर लोक कल्याणकारी रूप हमें देखने को मिलता है। और प्रिय प्रवास की एक प्रमुख विशेषता है कि यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्त छंदों में रचा गया है। यह शुक्ल जी ने माना है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस रचना की। प्रिय प्रवास का 1914 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगली रचना है द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती और साकेत। भारत भारती 1912 की रचना है और यह इस रचना के साथ ही जो है मैथिली शरण गुप्त की हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि होती है और भारत भारती रचना 1912 में प्रकाशित होती है। इस रचना के बाद इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिलती है। ठीक है, यह रचना 3 खंडों में है, भूतखंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। ठीक है, इसके बाद साकेत देखते हैं। साकेत रचना का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी और आपके पाठ्यक्रम में साकेत का 9वां सर्ग पढ़ना है। साकेत का 9वां सर्ग उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह पर आधारित है। ठीक है, वहीं इसका एक और सर्ग महत्वपूर्ण हो जाता है, 8वां सर्ग, जिसमें कि कैकेयी का परिताप है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परंपरा से जो उपेक्षित नारियाँ थीं उनका उद्धार करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने अपनी सभी रचनाएं की हैं, चाहे वो साकेत हो, चाहे वो यशोधरा हो, चाहे विष्णुप्रिया हो। तो साकेत में जो मुख्य पात्र है वो उर्मिला है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। ठीक है, तो ये साकेत हो गया और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं पढ़नी है। उसके बाद
जयशंकर प्रसाद छायावाद युग से हमें प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी सभी 4 प्रमुख आधार स्तंभों को पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, जो कि 1925 की रचना है। ठीक है, इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। यह एक विरह काव्य है। ठीक है, और यह मुक्तकों का संकलन है। ठीक, वहीं कमायनी 1935 में रचा गया। कमायनी छायावाद की सर्वोत्तम उपलब्धि है। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है और यह 15 सर्गों में यह रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, जिसमें से कि श्रद्धा सर्ग, जो कि इसका 3रा सर्ग है, लज्जा सर्ग, जो कि 6वां सर्ग है, और ईड़ा सर्ग, जो कि 9वां सर्ग है। यह तीनों सर्ग हमें अपने पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं। ठीक है, कमायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? श्रद्धा, मनु और ईड़ा। श्रद्धा जो है वह हृदय के प्रतीक है, मनु मन के प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि के प्रतीक है। ठीक है, तो यह जो है प्रसाद जी की रचनाएं आंसू और कमायनी। इसके बाद निराला की रचनाएं हमें पढ़नी है। निराला की रचनाओं में जूही की कली उनकी प्रारंभिक सबसे पहली रचना है। जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित होती है और इस रचना का प्रारंभ में विरोध हुआ और इस रचना को सरस्वती में प्रकाशित करने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया था, लौटा दिया था। बाद के दिनों में यह जो है कविता काफ़ी चर्चित हुई। ठीक है, इस पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके प्रकाशन से मना कर दिया था। जूही की कली निराला की प्रसिद्ध रचना है और पहली बार इसमें हमें मुक्त छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया जूही की कली। इसके बाद उनकी अगली कविता है जागो फिर एक बार। सरोज स्मृति हिंदी का एकमात्र शोक गीत कहा जाता है। सरोज स्मृति सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना। इसको निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर, ठीक है, दुखी होकर उनके स्मृति में लिखा है। अपनी पुत्री की मृत्यु के ऊपर लिखा है सरोज स्मृति रचना। यह एक शोक गीत है। इसके बाद राम की शक्ति पूजा 1936 की रचना है। राम की शक्ति पूजा, ठीक, यह जो है इसमें हमको राम के माध्यम से निराला के जीवन का द्वंद्व देखने को मिलता है। ठीक है, यह भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और इस रचना का आधार है बांग्ला के कृतवास रामायण को इस रचना में आधार बनाया गया है। ठीक है, इसमें राम जो हैं एक साधारण मनुष्य की भांति द्वंद्व से गुजरते हुए दिखाए गए हैं। ठीक, उसके बाद इनकी रचना है कुकुरमुत्ता, जो कि एक प्रगतिवादी रचना है और एक व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। ठीक है, कुकुरमुत्ता के माध्यम से पूंजीपति वर्ग पर व्यंग किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक गीत है बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। अगला सुमित्रा नंदन पंत की रचना है परिवर्तन, 1924 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और यह पल्लव में संकलित होता है। 1928 में प्रकाशित उनके पल्लव नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है पल्लव परिवर्तन, जिसका रचनाकाल 1924 है। इसके बाद इनकी एक और कविता है प्रथम रश्मि। ठीक है, इसके बाद महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद में हम इनको दुर्गा के नाम से जानते हैं और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी इनको निराला जी ने कहा था महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवियत्री हैं और इनकी कविताओं में विरह वेदना की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो महादेवी वर्मा की कविताएं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दुर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र। यह महादेवी वर्मा की कविताएं हमें पढ़नी हैं। इसमें से मैं नीर भरी दुख की बदली कविता उनकी सांध्य गीत में प्रकाशित है। 1936 ईस्वी में आता है सांध्य गीत। ठीक है, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक, तो महादेवी वर्मा विरह की गायिका, ठीक, छायावाद की दुर्गा और शक्ति के नाम से जानी जाती हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी के नाम से जानी जाती हैं। महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवियत्री हैं। अगला देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, इनको भारतीय जो है राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। डिप्टी राष्ट्र कवि इन्होंने अपने आप को कहा है। भारत में जो प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। ठीक, इन्होंने स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। ठीक है, इनकी रचना है उर्वशी, जो कि ये गीति नाट्य है, जो कि 5 अंकों में है। आपके पाठ्यक्रम में इसको अंक तृतीय पढ़ना है। ठीक है, उर्वशी की रचना 1961 में होती है और उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1972 में। ठीक है, और यह
उर्वशी का जो तृतीय अंक आपके पाठ्यक्रम में लगा है, उर्वशी नाट्य गीति नाट्य का जो मुख्य समस्या है वो काम अध्यात्म की समस्या है। ठीक में इसमें पुरूरवा के जीवन का द्वंद्व दिखाया गया है, जो कि काम और अध्यात्म के बीच में द्वंद्वग्रस्त है। इसके बाद हम देखते हैं प्रगतिवादी कवि नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को प्रगतिवाद का शालाका पुरुष कहा जाता है। इनकी कविताएं हैं कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर और शासन की बंदूक तथा मनुष्य हूँ। ठीक है, यह उनकी काव्य रचनाएं आपके सिलेबस में है। बादल को घिरते देखा है काव्य जो है 1938 में रचा गया और यह युग धारा काव्य संकलन में 1953 में संकलित है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक और सबसे प्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की कविताएं कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरिहास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। इनकी जो सर्वाधिक चर्चित और लंबी कविता है असाध्य वीणा, एक जापानी लोक कथा पर आधारित है। इसमें हमको सृजन के क्षण और सृजन के लिए किस तरह का समर्पण आवश्यक है यह हमें देखने को मिलता है असाध्य वीणा में। असाध्य वीणा रचना उनके काव्य संकलन आंगन के पार द्वार में संकलित है, जो कि 1961 की रचना है। ठीक है, 61 में प्रकाशित होती है आंगन के पार द्वार, उसमें असाध्य वीणा संकलित है। ठीक है, यह जापानी लोक कथा पर आधारित रचना है असाध्य वीणा और बहुत ही सुंदर रचना है, जिसमें सृजन हेतु समर्पण कितना आवश्यक है इसको लेकर के इसमें दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि ये भी तार सप्तक के कवियों में आते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। गीत फरोश रचना 1956 की है। गीत फरोश रचना में हम देखते हैं कि किस प्रकार वर्तमान समय में कवि अपनी रचना को, अपनी सृजनात्मकता को बेचने के लिए जो है एक तरह से मजबूर हो चुका है। तो यह कहीं ना कहीं व्यंग है, रचना बिकने के लिए विवश हो चुकी है। इस तरह से लेकर के इस रचना को लिखा गया है गीत फरोश। इसके बाद हम देखते हैं मुक्तिबोध, जो कि एक प्रगतिवादी कवि भी हैं और तार सप्तक के कवि भी हैं। मुक्तिबोध की रचना भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। ब्रह्म राक्षस इनकी लंबी कविता है। ठीक है, और अंधेरे में भी इनकी सर्वाधिक लंबी कविता है। अंधेरे में कविता का पूर्व नाम क्या था? आशंका के द्वीप अंधेरे में। ठीक है, बाद में इसका प्रकाशन जब होता है चांद का मुँह टेढ़ा है नामक काव्य संकलन में इसका संकलन हुआ 1964 ईस्वी में, तब इसका नाम केवल क्या रख दिया गया? अंधेरे में। ठीक है, मुक्तिबोध की रचनाओं में हमको फैंटेसी शिल्प का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जनवादी कवि धूमिल की रचनाएं हैं नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। नक्सलवाड़ी कविता का प्रथम प्रकाशन 1967 में आमुख पत्रिका में हुआ था। ठीक, और मुक्तिबोध के 3 काव्य संकलन है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये है हमारे सिलेबस में लगी हुई इकाई 5 की हिंदी कविताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और आगे की वीडियोज़ में हम बात करेंगे इकाई 6, इकाई 7 के बारे में। आज हमने देखा हिंदी कविताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।